रामपुर नाम के एक छोटे से गांव में हरिया नाम का एक व्यक्ति अपनी बीवी सुमन और छोटी बेटी निशा के साथ रहा करता था। हरिया बहुत गरीब था और वो अपने घर की आर्थिक व्यवस्था चलाने के लिए एक छोटी सी चक्की की दुकान पर काम किया करता था। हरिया पूरे दिन मेहनत करता और रात को थक हार कर घर आता। ऐसे ही एक दिन, मालिक, 1 महीने से ज्यादा हो चुका है, पर अब तक आपने मुझे मेरी तनख्वाह नहीं दी। मुझे मेरी बेटी की स्कूल की फीस भी जमा करनी है। अगर आप इस महीने की तनख्वाह मुझे दे देते तो कल मैं अपनी बेटी की स्कूल की फीस जमा कर देता। अगर मैंने परसों तक स्कूल की फीस जमा की तो स्कूल वाले उसका स्कूल से नाम काट देंगे। हरिया, तेरा तो रोज का यही नाटक है। काम धाम तुझे सही से करना नहीं होता, पर तनख्वाह पूरी चाहिए, वो भी बिल्कुल टाइम पर। अरे 1-2 दिन लेट हो जाए तो क्या हो जाएगा। तुझे भी बहुत अच्छे से पता है कि कितना मंदी चल रही है, और इसमें भी तुझे बस अपनी सैलरी की पड़ी रहती है। साहब, सैलरी का टाइम 10 तारीख है, पर आज 20 हो गई है और दुकान पर ग्राहकों की भीड़ रहती है। साथ ही साथ अब मुझे लोगों के घर जाकर आटा भी देकर आना होता है। अकेले मैं इतना सारा काम करता हूँ और आप कह रहे हैं कि तंगी आ गई है। ऐसा मत कीजिए मालिक, मुझे मेरी मेहनत की कमाई दे दीजिए। अब तू मुझे बताएगा कि मेरा काम कैसे चल रहा है और कैसे नहीं। ऐसे काम करने वाले व्यक्ति मुझे नहीं चाहिए। ये पकड़ अपने पैसे और कल से मत आना मेरी चक्की पर। इतना बोलकर चक्की का मालिक हरिया को अपने काम से निकाल देता है। हरिया उन पैसों को ले जाकर अपनी बीवी को दे देता है। हरिया को उदास निराश देखकर हरिया की बीवी कहती है, क्या हुआ जी, आज आप इतने उदास क्यों हैं? और इस महीने भी आपकी सैलरी कट कर आई है। अगर इसी तरह से हर महीने सैलरी कटती रहेगी तो हम अपनी निशा की पढ़ाई कैसे पूरी करवाएंगे और कैसे घर चलेगा? सुमन, लगता है निशा की पढ़ाई हमें छुड़वानी पड़ेगी, क्योंकि मेरा काम छूट चुका है। अब मैं उसकी स्कूल की फीस भी जमा नहीं कर सकता। मुझे कुछ समझ नहीं आ रहा, मैं क्या करूं। आप ऐसे निराश मत होइए। मैंने आपको पहले ही कितनी बार कहा था, अपने मालिक ठीक नहीं है, वहां से काम छोड़ दीजिए, पर आपने मेरी एक नहीं सुनी। अब आप एक काम कीजिए, इन पैसों से चक्की खरीद लीजिए। अब हम अपनी खुद की चक्की चलाएंगे। और रही निशा की बात, तो अब हम उसे सरकारी स्कूल में भेजेंगे। हमारी निशा बहुत अच्छी है पढ़ने में। मुझे निशा पर पूरा विश्वास है कि वो सरकारी स्कूल में भी बहुत अच्छे से पढ़ाई करेगी। जिसके बाद हरिया उन पैसों से चक्की लेने जाता है, परंतु उसके पैसे कम पड़ जाते हैं। जिसके बाद वो पुरानी चक्की लेने की सोचता है और एक साहूकार के पास जाकर पुरानी चक्की ले लेता है। पर साहूकार हरिया को वो चक्की फ्री में दे देता है और जल्दी से जल्दी अपने साथ ले जाने को बोलता है। ये देखकर हरिया बहुत खुश हो जाता है और चक्की को लेकर घर आ जाता है और अपनी बीवी से बोलता है, सुमन, ये पैसे रख लो। अब हमारी निशा प्राइवेट स्कूल में ही पढ़ेगी। देखो, ये चक्की मुझे मुफ्त में मिल गई है। पुरानी है पर काम करती है। मैंने वहीं पर इस चक्की को चलाकर देखा था। ये तो बहुत अच्छी बात है। हम कल ही चक्की की पूजा करके अपना नया काम शुरू करेंगे। इतना बोलकर वो उस चक्की को कमरे में रख देते हैं और खुद सोने के लिए चले जाते हैं। सब सो रहे होते हैं। तभी आधी रात को निशा को चक्की चलाने की आवाज सुनाई देती है। निशा उठकर चक्की वाले रूम में जाती है जहाँ पर चक्की रखी होती है। निशा चक्की के पास जाकर देखती है कि चक्की अपने आप ही चल रही है। ये देखकर निशा बहुत डर जाती है, पर फिर भी हिम्मत करके चक्की के पास जाती है और चक्की बंद कर देती है। निशा चक्की बंद करके अपने कमरे में जाने लगती है कि एक बार फिर से चक्की चलने लगती है। निशा पीछे मुड़कर देखती है तो चक्की अपने आप चल रही होती है। ये देखकर निशा बहुत तेज डर जाती है और बाहर की ओर जाने लगती है। तभी दरवाजे पर उसको एक चुड़ैल नजर आती है। उसको देखकर निशा बहुत तेज चिल्लाती है और वहीं पर बेहोश हो जाती है। निशा की आवाज सुनकर हरिया और सुमन भागते हुए अपनी बेटी के पास आते हैं और निशा को उठाते हैं। निशा होश में आती है और अपने माता पिता से बोलती है, माँ, ये चक्की सही नहीं है। इस चक्की पर किसी चुड़ैल का साया है। मैंने अपनी आंखों से देखा उस चुड़ैल को। बेटा, तुमने जरूर कोई सपना देखा होगा। सो जाओ, ऐसा कुछ नहीं है। देखो, चक्की अपनी जगह पर है, यहाँ कोई भी नहीं है। इस तरह से सुमन और हरिया निशा को समझा बुझाकर वहाँ से चले जाते हैं। ऐसे ही अगले दिन भी निशा को फिर से वो चुड़ैल नजर आती है जो चक्की चला रही होती है। ये देखकर निशा फिर से बहुत डर जाती है और अपने माता पिता को बताती है, परंतु उसके माता पिता उसकी बात पर विश्वास नहीं करते। पता नहीं निशा को क्या हो गया है। आज से पहले निशा ने ऐसी बातें कभी नहीं करी, पर जब से चक्की आई है
तब से वो हमें एक ही बात क्यों बोल रही है? आप सही कह रहे हैं जी। ये बात तो मुझे भी समझ नहीं आ रही कि निशा आखिर ऐसा क्यों कर रही है। मेरी मानो तो हमें घर में छोटा सा हवन करवा लेना चाहिए। क्या पता घर की शुद्धि होने के बाद निशा के मन से चुड़ैल का वहम भी चला जाए। इतना बोलकर हरिया और सुमन सोने के लिए चले जाते हैं। उस रात फिर से घर में चक्की चलने की आवाज आती है। इस बार ये आवाज सुमन को भी सुनाई देती है। चक्की चलने की आवाज सुनकर सुमन डर जाती है और हरिया को उठाती है। हरिया को भी चक्की चलने की आवाज सुनाई देती है, जिसके बाद सुमन और हरिया हिम्मत करके चक्की के पास जाते हैं, जहां वो देखते हैं कि एक चुड़ैल चक्की चला रही होती है। ये देखकर वो दोनों बहुत डर जाते हैं और हरिया चुड़ैल से बोलता है, कौन हो तुम? ये मेरी चक्की है, इसे सिर्फ मैं ही चलाऊंगी। समझ में आई बात? अगर तुमने इस चक्की को चलाने की कोशिश की तो मैं तुम्हारे पूरे परिवार को खत्म कर दूंगी। अपनी सलामती चाहते हो तो जैसा बोल रही हूँ वैसा करो। ये सुनकर सुमन और हरिया बहुत ज्यादा डर जाते हैं और अपनी बेटी के साथ अपने घर से बाहर चले जाते हैं। अगले दिन सुमन और हरिया एक बाबा को बुलाकर लाते हैं। बाबा उनके घर में एक हवन करवाता है। हवन करने के बाद चुड़ैल बाबा के सामने आती है और बाबा से पूछे जाने पर चुड़ैल उसे अपनी कहानी बताते हुए बोलती है, ये चक्की मेरे बाबा की आखिरी निशानी थी, जो मरने से पहले मुझे उन्होंने दी थी। इसी चक्की को चलाकर मैं अपना गुजारा किया करती थी, पर मुझे नहीं पता था कि मेरे पापा मरने से पहले साहूकार से कुछ कर्जा लेकर गए थे और उनके जाने के बाद वो कर्जा बहुत ज्यादा हो गया। मैं साहूकार का कर्जा चुका नहीं पाई। उसने मेरे घर के साथ मेरी चक्की भी छीन ली। मैंने उसके आगे बहुत मिन्नतें की कि मेरे बाबा की आखिरी निशानी मुझसे मत छीनो, पर उसने मेरी एक नहीं सुनी और वो मेरी चक्की लेकर चला गया। साथ ही उसने मेरे घर में आग भी लगवा दी, क्योंकि मैं घर खाली नहीं कर रही थी, जिससे मेरी मौत हो गई। बस तब से मैं इस चक्की के साथ हूँ और साहूकार ने अपना पीछा छुड़ाने के लिए चक्की तुम्हें फ्री में दे दी। मुझे उस साहूकार की गर्दन इस चक्की में पीसनी है। अगर तुम मेरी मदद करोगे तो मैं तुम्हारे परिवार को छोड़ दूंगी। चुड़ैल की कहानी सुनकर हरिया उसकी बात मान जाता है और चक्की को साहूकार के घर में चुपके से छोड़ आता है, जिसके बाद चुड़ैल साहूकार की गर्दन को काटकर उस चक्की में पीस देती है और हमेशा के लिए मुक्त हो जाती है। और हरिया उस चक्की से अपना छोटा सा बिजनेस करता है और अपने परिवार के साथ खुशी खुशी रहने लगता है। रूपनगर नाम के एक छोटे से गांव में श्याम नाम का एक सेठ रहा करता था। आज उसके बेटे रमन की शादी थी। श्याम ने अपने बेटे रमन की शादी बहुत ही ज्यादा धूमधाम से करवाई थी। शादी पूरी होने के बाद सभी लोग अपने अपने घर की ओर निकल जाते हैं। साथ में वो दुल्हन को एक डोली में बैठाकर ले जा रहे होते हैं। दूल्हा और बाकी के सारे लोग डोली के पीछे चल रहे होते हैं। बहुत ज्यादा गर्मी का समय होता है, इसीलिए ज्यादा धूप होने की वजह से सब बहुत जल्दी थक जाते हैं और डोली उठाने वाला श्याम से बोलता है, साहब जी, हम काफी देर से चल रहे हैं। हम लोग बहुत ज्यादा थक चुके हैं। मेरी मानो तो हम लोग कुछ देर यहाँ पर बैठकर आराम कर लेते हैं। बहू रानी भी बहुत ज्यादा थक गई होंगी। हाँ, तुम सब सही बोल रहे हो। अभी हम सबको काफी दूर भी जाना है। एक काम करते हैं, हम उस पेड़ के पास बैठ जाते हैं। जिसके बाद सभी लोग डोली को एक पेड़ के नीचे रख देते हैं और रमन डोली में बैठी अपनी दुल्हन से बोलता है, अनोखी, अभी हमें बहुत दूर जाना है। सभी लोग बहुत ज्यादा थक गए हैं, इसीलिए हम सब यहाँ पर थोड़ी देर बैठकर आराम कर रहे हैं। हम सब खाना खा रहे हैं। अगर तुम्हें भी कुछ खाना हो तो मुझे बता दो। नहीं, मैं ठीक हूँ, आप सब खा लीजिए। अच्छा ठीक है, हम सब पास में ही बैठकर खाना खा रहे हैं। तुम डोली के अंदर ही रहना। अगर तुम्हें कुछ भी चाहिए हो या कोई दिक्कत हो तो तुम मुझे आवाज दे देना। ठीक है रमन जी। अच्छा रमन जी, मुझे बहुत प्यास लगी है, क्या आप मेरे लिए पानी ला सकते हैं? हाँ हाँ अनोखी, क्यों नहीं। तुम यहीं रुको, मैं अभी तुम्हारे लिए पानी लेकर आता हूँ। इतना बोलकर रमन अपने पिताजी के पास जाता है और पानी मांगता है। तभी श्याम बोलता है, क्या बहू को प्यास लगी है? पर पानी तो खत्म हो चुका है, अब हम क्या करें? कोई बात नहीं मालिक, आप मुझे बोतल दे दीजिए, मैं नदी से अभी पानी भरकर ला देता हूँ। नदी यहीं पास में ही है। श्याम डोली वाले को पानी भरने के लिए बोतल दे देता है। डोली वाला
पानी भरने के लिए समुद्र के पास जाता है। तभी उसे एक डरावनी आवाज सुनाई देती है। उस आवाज को सुनते ही कौन है? डोली वाले के आवाज देते ही वो डरावनी आवाज बंद हो जाती है। लगता है ये किसी बच्चे की शरारत है जो मुझे डराने की कोशिश कर रहा है। आजकल के बच्चे बड़े बदमाश हो गए हैं। इतना बोलकर डोली वाला बोतल को नदी में डुबोकर उसमें पानी भरने लगता है। तभी उसे नदी में एक चुड़ैल दिखती है। उसे देखते ही डोली वाला बहुत जोर से डर जाता है और उठकर भागता है। अरे भागो यहाँ से, यहाँ तो चुड़ैल है। डोली उठाने वाला चलता हुआ शाम के पास जाता है और हांफते हुए शाम से कहता है, साहब जी, यहाँ से जल्दी चलिए, यहाँ रुकना हमारे लिए खतरे से खाली नहीं होगा। मैंने नदी के पास एक चुड़ैल देखी है। अरे ये तुम कैसी बातें कर रहे हो? चुड़ैल जैसी कोई चीज नहीं होती है। पिताजी, अगर ये बोल रहा है तो इनकी बात मान लेनी चाहिए। चलते हैं ना यहाँ से, ऐसे भी हमें काफी समय हो चुका है। घर पहुँचते पहुँचते रात हो जाएगी। अनोखी भी बहुत ज्यादा थक गई है, उसने तो सुबह से कुछ नहीं खाया है। अच्छा ठीक है, चलते हैं। डोली वाले तुम डोली उठाओ। अब सभी वहाँ से जाने की तैयारी करने लगते हैं और अपना अपना सामान उठा लेते हैं। तो वहीं डोली वाला डोली उठाता है कि तभी जोरों से वर्षा होने लगती है। जिसके बाद श्याम बोलता है, अरे ये बिन मौसम बरसात कैसे हो गई? अब क्या करें? बारिश और तेज होती जा रही थी। सभी लोग बारिश में पूरी तरह से भीग गए थे। तभी उन्हें एक बार फिर से डरावनी आवाज सुनाई देती है। वो डरावनी आवाज सुनकर अब श्याम को भी यकीन हो जाता है कि यहाँ पर कोई चुड़ैल है। जिसके बाद श्याम बोलता है, अरे बारिश में भीग तो हम चुके ही हैं, आखिर हम रुके क्यों हैं? अगर हम अब और थोड़ी देर रुके तो ये चुड़ैल हमारा खून पी जाएगी। इसीलिए मेरी मानो तो यहाँ से जल्दी से भाग चलते हैं। श्याम के ये बोलते ही सभी लोग अपना अपना सामान उठाते हैं और डोली वाला डोली उठाता है और वहाँ से जाने लगते हैं कि तभी अचानक से बारिश बंद हो जाती है और तेज धूप निकल जाती है। सभी लोग थोड़ी ही दूर पहुँचते हैं कि अब डोली भारी होने लग जाती है और डोली वाला रमन और श्याम से कहता है, साहब पता नहीं पर डोली बहुत भारी हो गई है। पहले ये डोली इतनी भारी नहीं थी, पर अब हम 2 जनों से ये डोली नहीं उठाई जा रही है। काम चोरी की भी हद होती है। तुम अपना काम सही से करो, इसीलिए मैंने तुम्हें पहले ही पैसे एडवांस में दे दिए थे और अब मैं पूरी पेमेंट भी कर चुका हूँ। तब डोली तुम ही उठा कर ले जाओगे, मुझे कोई बहाना नहीं चाहिए। जी साहब, हम अपनी तरफ से पूरी कोशिश करेंगे। हम बहू रानी की डोली अब उसके ससुराल में ही उतारेंगे, चाहे कुछ भी हो जाए। डोली वाला जैसे तैसे डोली उठाकर ले जाता है। सभी लोग अपनी जान बचाकर घर आते हैं। घर आने के बाद श्याम अपनी बीवी को सारी बात बताता है। जिसके बाद श्याम की बीवी बोलती है, भगवान का लाख लाख शुक्र है कि आप सब सही सलामत आ गए, पर मुझे बहू को घर में लाने से पहले बहू की नजर उतारनी होगी और आप सब की भी। कहीं ऐसा ना हो कि उस चुड़ैल का बुरा साया अब आपके पीछे हो। इतना बोलकर श्याम की बीवी घर में से आरती की थाली लाती है और कुछ लाल मिर्च भी। श्याम की बीवी जैसे ही नजर उतारने के लिए आगे बढ़ती है, उन सभी को एक बार फिर से चुड़ैल की आवाज सुनाई देती है। और जब श्याम की बीवी डोली के अंदर अपनी बहू को देखती है तो वो देखती है कि डोली के अंदर एक चुड़ैल बैठी है। ये देखकर उसके हाथ से आरती की थाली नीचे गिर जाती है और वो जोर से बोलती है, अरे डोली में तो चुड़ैल है, हमारी बहू कहाँ गई? तभी वो चुड़ैल डोली से बाहर आ जाती है और बोलती है, अब मैं तेरी बहू हूँ। तेरी बहू को जहाँ पहुँचना था मैंने उसे पहुँचा दिया। पर तुम ऐसा क्यों कर रही हो? हमने तुम्हारा क्या बिगाड़ा है? और तुम मेरी बीवी की डोली में क्या कर रही हो? मुझे मेरी बीवी चाहिए। मैं ऐसा क्यों कर रही हूँ? तुम इतनी जल्दी भूल गए? रमन, तुम भूल गए मैं आशा हूँ, तुम्हारी आशा। आशा का नाम सुनते ही रमन की सिट्टी पिट्टी गुल हो जाती है। जिसके बाद चुड़ैल रमन से कहती है, मेरा नाम आशा है। मैं रमन एक दूसरे से बहुत प्यार करते थे, पर मुझे नहीं पता था
कि मेरी छोटी जात हम दोनों के प्यार के दुश्मन बन जाएगी और रमन बदल जाएगा। रमन ने अपना प्यार साबित करने के लिए मुझसे शादी कर ली और मेरे घर आकर मेरी विदाई के लिए बात की। मेरे पापा ने मुझे डोली में बिठाकर विदा किया, लेकिन थोड़ी दूर जाकर रमन को गांव वालों से पता चला कि मैं एक गरीब परिवार से हूँ, साथ में एक छोटी जात की लड़की हूँ और मेरे पिताजी जूता सिलने का काम करते हैं। जब ये बात रमन को पता चली तो रमन ने रास्ते में ही मुझे डोली से उतारा और मुझसे कहा, आशा, मैं तुम्हें अपनी बीवी बनाकर अपने घर नहीं ले जा सकता क्योंकि तुम एक छोटी जाति की हो और हम सेठ, मेरे पिताजी तुम्हें कभी भी अपनी बहू के रूप में स्वीकार नहीं करेंगे। मुझे नहीं पता था कि तुम एक छोटी जात की लड़की हो, परंतु अब मुझे पता चल चुका है, तो अब ये सब जानने के बाद मैं तुम्हें अपने साथ नहीं ले जा सकता। नहीं रमन, ऐसा मत बोलो, मुझे छोड़कर मत जाओ। अगर तुम चले गए तो मैं मर जाऊंगी। आशा रमन से बहुत मिन्नतें करती है, पर रमन उसकी एक नहीं सुनता और उसे अकेला छोड़कर चला जाता है और आशा पास के नदी में कूदकर खुदकुशी कर लेती है। तेरी वजह से मैंने खुदकुशी कर ली, इसीलिए मैं तुझसे अपनी मौत का बदला लेने आई हूँ और आज सभी को तेरी सच्चाई बताने के लिए आई हूँ। इसीलिए मैंने तेरी बीवी अनोखी को मार डाला और उसकी जगह खुद डोली में बैठकर आ गई। अब मैं तुझे मारकर मुक्त हो जाऊंगी। इतना बोलकर चुड़ैल रमन को मार डालती है और अपने साथ हुए धोखे का बदला ले लेती है, जिसके बाद आशा की आत्मा को मुक्ति मिल जाती है। सोना नगर नाम के एक गांव में विनोद नाम का एक आदमी रहा करता था। विनोद की नौकरी हॉस्पिटल में अभी अभी नई ही लगी थी। विनोद का हॉस्पिटल में पहला दिन था, जहां उसका दोस्त अरब उससे बोलता है, और दोस्त, आज तेरा हॉस्पिटल में पहला दिन है, तो तुझे कैसा लग रहा है? बहुत अच्छा लग रहा है और थैंक यू, तेरी वजह से ही मुझे ये नौकरी मिली है। अरे इसमें थैंक यू बोलने वाली क्या बात है? तू तो मेरा जिगरी दोस्त है और वैसे भी हॉस्पिटल में वैकेंसी थी। नाइट शिफ्ट के लिए एम्बुलेंस चलाने के लिए ड्राइवर चाहिए था। बस मुझे तेरी याद आई और मैंने फटाफट तेरे लिए इस नौकरी की बात कर ली और ये नौकरी तुझे दिलवा दी। दोनों बात कर ही रहे होते हैं कि तभी विनोद के पास एक फोन आता है। विनोद, मैं तुम्हें लोकेशन और पेशेंट का नाम सेंड कर रहा हूँ। जल्दी से जाकर तुम्हें एक पेशेंट को हॉस्पिटल लेकर आना है और पेशेंट की हालत बहुत ज्यादा क्रिटिकल है। जी डॉक्टर। इतना बोलकर विनोद फोन रख देता है और अपने दोस्त अरब से बोलता है, अच्छा दोस्त, मैं चलता हूँ। आज मेरे काम का पहला दिन है, मैं नहीं चाहता कि मुझसे कोई भूल चूक हो। हाँ हाँ विनोद, बिल्कुल, तू आराम से जा। आज सुन, अगर तुझे कोई भी प्रॉब्लम हो तो मुझे तुरंत फोन कर देना, ठीक है मेरे दोस्त? ठीक है भाई। तभी विनोद के फोन पर लोकेशन और पेशेंट का नाम आ जाता है, जिसके बाद में विनोद एम्बुलेंस लेकर निकल जाता है। क्योंकि आज विनोद का पहला ही दिन होता है, इसलिए उसे रास्ते के बारे में कुछ खास जानकारी नहीं होती और वे रात के समय में गूगल पर लोकेशन ऑन करके निकल पड़ता है। विनोद थोड़ी ही दूर आके जाता है कि उसको अचानक से सर्दी लगने लगती है और वे खुद से बोलता है, ये अचानक इतनी सर्दी कैसे होने लगी और रोड पर इतना कोहरा कैसे हो रहा है? मुझे बहुत लेट हो रहा है। एक बार मैं पेशेंट के पास फोन करके उन्हें बता देता हूँ कि मैं बस 10 मिनट में ही पहुँचने वाला हूँ। इतना बोलकर विनोद पेशेंट को फोन करता है, परंतु उसकी पेशेंट के घर में किसी से बात नहीं हो पाती, जिसके बाद विनोद खुद से बोलता है, लगता है पेशेंट के घर में बहुत ही क्रिटिकल माहौल चल रहा है, मुझे जल्द से जल्द पेशेंट तक पहुँचना होगा। इतना बोलकर विनोद अपने एम्बुलेंस की स्पीड बढ़ा देता है। तभी विनोद देखता है कि जिस लोकेशन पर वो जा रहा है, अब वह लोकेशन वहाँ से 150 किलोमीटर की दूरी पर है। ये देखकर विनोद को कुछ समझ नहीं आता और वे परेशान होने लगता है। तभी वह देखता है कि सुनसान रास्ते पर एक औरत अपनी बेटी के साथ उसे हाथ दिखा रही है और एम्बुलेंस रोकने को कह रही है। विनोद उसकी ओर तेजी से बढ़ता है। तभी उसको एहसास होता है कि उसकी गाड़ी के नीचे कोई आ गया है। विनोद बहुत ज्यादा डर जाता है और वे गाड़ी से उतरकर गाड़ी के नीचे देखता है, पर उसे कोई नजर नहीं आता। विनोद जल्दी से खड़ा होता है और उन दोनों माँ बेटी की ओर देखता है, परंतु वह देखता है कि जो लोग उसे हाथ दिखाकर एम्बुलेंस रोकने की कोशिश कर रहे थे, वे दोनों माँ बेटी भी अब वहाँ नहीं है। ये देखकर विनोद और ज्यादा घबरा जाता है और मन ही मन खुद से बोलता है, ये सब क्या हो रहा है मेरे साथ? कहीं ये किसी साय का काम तो नहीं? मुझे यहाँ से जल्दी निकलना होगा।
इतना बोलकर विनोद एम्बुलेंस की ओर जाता है। तभी वह देखता है कि उसने जिस माँ बेटी को बाहर सुनसान रोड पर देखा था वे दोनों एम्बुलेंस के अंदर हैं। ये नजारा देखकर विनोद के पैरों तले जमीन खिसक जाती है। अब विनोद अपनी जान बचाने के लिए वहाँ से जंगल की ओर भागने लगता है और भागते हुए अपने दोस्त आरव को फोन करता है। आरव, मैं बहुत बड़ी मुसीबत में फंस चुका हूँ। मेरे पास जो कॉल आया था वे डॉक्टर या किसी पेशेंट का नहीं था, वह कॉल एक आत्मा का था और उसने मेरे एम्बुलेंस पर कब्जा कर लिया है। मुझे लगता है वे दोनों आत्माएं मुझे मार डालेंगी। नहीं विनोद, तुझे कुछ नहीं होगा, तू हिम्मत मत हार, तू बस इसी तरह से मुझसे बात करता रहे। मैं तेरी मदद करने के लिए वहाँ आ भी रहा हूँ। प्लीज तू फोन मत रखना मेरे दोस्त। दोस्त, मेरे पास अब ज्यादा समय नहीं है। वे दोनों भूत और वे दोनों आत्मा मिलकर मेरी जान ले लेंगी। तू हिम्मत रख। आह! विनोद अपने दोस्त को ये सारी बात बता रहा होता है कि तभी पीछे से उसके सर पर कोई हमला कर देता है और उसकी मृत्यु हो जाती है। और अब आरव जल्दी से अपने दोस्त की लोकेशन को ट्रैक करता है और पुलिस के साथ वहाँ पहुँच जाता है। पर वह देखता है कि वहाँ ना तो एम्बुलेंस है ना ही उसका दोस्त। वह थोड़ी दूर जंगल के अंदर जाता है जहाँ उसे विनोद की लाश मिलती है, जिसके बाद पुलिस तहकीकात करती है और कुछ लोगों से पूछताछ करने पर पुलिस को पता चलता है। साहब, इस रास्ते पर जब कोई एम्बुलेंस रात के समय जाती है तो वह दोनों माँ बेटी एम्बुलेंस के ऊपर अपना कब्जा कर लेती हैं। आज से कुछ साल पहले एक औरत अपनी इकलौती बेटी के साथ रहा करती थी, परंतु उसकी बेटी किसी लड़के से प्यार करती थी। पर जब उस लड़के ने उसे धोखा दे दिया तो उसकी बेटी ने सुसाइड कर ली। और जब उस औरत ने एम्बुलेंस को बुलवाया तो एम्बुलेंस वाले ने उन दोनों माँ बेटी से उसके पैसे और जेवर लूट लिया और वहाँ से भाग गया था, जिसके बाद उन दोनों माँ बेटी की जान चली गई थी। बस तब से वे दोनों माँ बेटी एम्बुलेंस पर अपना कब्जा कर लेती हैं। तो ये बात है। अब हमें रास्ते पर रात के समय नाकाबंदी करनी पड़ेगी, नहीं तो पता नहीं और कितने एम्बुलेंस वालों को रात के समय अपनी जान गंवानी पड़ेगी और वह दोनों आत्मा एम्बुलेंस पर अपना कब्जा कर लेंगी। ये सच पता चलने के बाद पुलिस उस रास्ते पर रात के समय नाकाबंदी कर देती है ताकि आगे और किसी की भी विनोद की तरह जान ना जाए।